नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इन दिनों यूं तो भारत और पाकिस्तान के जो संबंधों में तल्खी है वो लगातार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन इस बीच इस तल्खी का एक आयाम और है, और एक जो दूसरा आयाम है वो चीन के साथ हम देख रहे हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों की तल्खी का असर हमने देखा कि चीन पर भी जो है वो रिफ्लेक्ट होता हुआ कहीं ना कहीं दिखा है, और चीन ने अभी एक मामले को उठाया, अरुणाचल प्रदेश के मसले को जिस तरह से उठाया। अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा जब वहां की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर गए तो चीन ने जिस तरह से ऐतराज जताया वो ऐतराज बहुत तीखा ऐतराज था। यूं तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन अक्सर अपनी जो है ऐतराज जताता रहता है, क्योंकि चीन पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश एक विवादित क्षेत्र है और वो चीन का हिस्सा, इस तरह का चीन जो है प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है, जबकि भारत का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। और इसलिए चीन का ये दावा यूं तो कहीं नहीं ठहरता, लेकिन चीन गाहे बगाहे इस मुद्दे को उठाता रहता है। पहले रिचर्ड वर्मा की यात्रा को लेकर चीन ने आपत्ति जताई, जिसका भारत ने जवाब दिया। अब दलाई लामा की प्रस्तावित यात्रा, जो कि अगले साल कभी भी हो सकती है, तवांग की यात्रा को लेकर भी चीन ने कड़ा ऐतराज जताया। आज इसी पर हम बात करेंगे, चीन के इस ऐतराज को कैसे देखा जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर पहले भी कई बार ऐतराज जता चुका है, लेकिन इस बार जिस तीखे शब्दों में, जिस तल्खी के साथ चीन ने ऐतराज जताया, उसका क्या मायने है और भारत का स्टैंड जो है इसको लेकर क्या होना चाहिए, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जयदेव राणारी साहब हैं। जयदेव साहब चीन मामलों के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया साहब हैं, फॉर्मर डीजीएमओ हैं। और हमारे साथ इसके अलावा प्रोफेसर सोलन सिंह है, जो कि जेएनयू से हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले जयदेव साहब, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे अरुणाचल, तब भी चीन ने ऐतराज जताया था। जब वहां चुनाव होते हैं तब भी जताता है, अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को नत्थी में वीजा देता है। ये सब चीजें तो हम देख रहे थे, लेकिन इस बार जो प्रतिक्रिया है, खास करके चीन का ये कहना कि ये सीमा पर स्थिरता और शांति के लिए खतरा हो सकता है, इतनी बड़ी एक तरह से चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहना, इसको कैसे आप देखते हैं? क्या वजह है इस वक्त चीन की इस तल्खी के पीछे? देखिए, जो हमारे रिश्ते हैं भारत और चीन के बीच में आजकल थोड़े स्ट्रेन में है, स्ट्रेस है, और वो ध्यान में रखते हुए चीन ने ये कहा है, जो मतलब निंदा की है विजिट की। पर जब अमेरिका का एम्बेसडर गया था वहाँ पे, जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, उन्होंने ये कोशिश की दिखाने के लिए कि अमेरिका जो है वो बीच में दखल दे रहा है चीन और भारत के बीच में, और जो सिचुएशन को गड़बड़ाने की कोशिश कर रही है वो अमेरिका कर रही है। और वैसे चीन और भारत के तालमेल मतलब सुधर सकते हैं, ये मतलब उनका इशारा ये कि चीन अमेरिका जो है इसमें जो है घुस रहा है, तो वो एक रीजन हो। हाँ, और वो उनके हिसाब से जो साउथ चाइना सी में हो रहा है वैसे ही अमेरिका यहाँ कर रही है। दूसरी बात रही अभी दलाई लामा की, उन्होंने पहले भी काफ़ी निंदा की थी जब उनकी प्रोग्राम बनी थी जाने की। इस समय इस टाइम तो मेरे ख्याल से दलाई लामा अरुणाचल जाएंगे ही, शायद तवांग भी जाएं, और चीन को नेचुरली बहुत ही ये हाँ, क्योंकि उन्होंने 2007 से तवांग पे उन्होंने दावा लगा रखा है कि तवांग भी चीन में आनी चाहिए, और वो तो खैर हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन है जैसे अरुणाचल प्रदेश। पर उनको मेरे ख्याल से एक तरीके से डर लगा हुआ है कि जैसे ही दलाई लामा जी का रीइंकार्नेशन का विशेष तौर पे वो सब्जेक्ट आगे आएगा, तो उनका तवांग जाने का एक उससे जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से ये भी एक कारण है जो क्या जनरल भाटिया, एग्रेशन जो चीन का जो दिख रहा है, आप इसमें पाकिस्तान, जैसे मैंने शुरू में कहा, पाकिस्तान एंगल भी इसमें देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से भारत और पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद जो है हर जगह पर हमने देखा, चाहे यूएन का मसला हो, चाहे मसूद अजहर को बचाने का मसला हो, या फिर जो है भारत की एनर्जी में जो एंट्री का मसला हो, चीन ने हर जगह पर एक तरह से पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया, और पाकिस्तान के पक्ष में इस हद तक आ गया कि वो भारत के खिलाफ खड़ा दिखाई देने लगा। क्या इस एग्रेशन के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है? ये बैकग्राउंड पे देखें तो देखिए, जहां तक नेशन स्टेट्स का सवाल होता है, वो हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। चाइना और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं वो। लेकिन चाइना के अपने इंटरेस्ट भी हैं उसमें। चाइना का मेजर इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान के दो हैं,
एक तो पाकिस्तान को प्रॉक्सी की तरह यूज करता है इंडिया को बैलेंस करने के लिए, और दूसरा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड है वो सेंट्रल है उसके लिए। अगर आप देखें जो प्रेसिडेंट शी हैं, जब वो प्रेसिडेंट बने थे मार्च 2013 में, तो उन्होंने सबसे पहले 24 घंटे के अंदर ग्वादर का एग्रीमेंट साइन किया था। बिल्कुल। अभी कई लोग कहना है कि वो साइन होने वाला था इसलिए साइन किया था, लेकिन उनकी प्रायोरिटी जो थी ग्वादर पोर्ट थी। ग्वादर पोर्ट क्या करता है, उनको एक्सेस देता है इंडियन ओशन में। उनको एक ऑल वेदर रोड अगर मिल जाती है उनको, तो उनको बहुत फायदा होता है इससे। चाइना $46 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। तो इस वक्त पे इट्स क्रिटिकल कि चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करे अपने इंटरेस्ट के लिए। अभी पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस तो खैर बिगड़े हुए हैं ही, और खासतौर से उरी के बाद, और अभी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई जो बहुत अच्छा स्ट्राइक था। उसके बाद चाइना उनको सपोर्ट करा है, लखवी के बाद उसमें सपोर्ट किया 1267 जो रेजोल्यूशन था, मौलाना सपोर्ट किया। जब यूएस एम्बेसडर अरुणाचल में गया तो वहाँ उन्होंने उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाई हैं, दलाई लामा। लेकिन जो अरुणाचल है वो हमारी टेरिटरी है, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो चाइना की तरफ से है। हिस्ट्री कल्चर ट्रेडिशन में जो होता है उसके हिसाब से जो है अरुणाचल 100% इंडिया के इंटीग्रल पार्ट है। तो मैं इस पर आऊंगा, लेकिन जैसे आपने जब सीपीईसी का आपने जिक्र किया, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, भारत ने जब पीओके का मसले को उठाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान के मसले को उठाया, तो चाइना में एक तरह की जो है बेचैनी दिखाई दी, क्योंकि सीपीईसी जो है वहीं से होकर गुजरता है, उसी इलाके से। चाइना को लगा कि ये भारत का मूव जो है उसके सीपीईसी के जो हित हैं उसका टकराव हो सकता है। तो क्या इसके बाद भी आपको लगता है चाइना में थोड़ी सी जो है बेचैनी और बढ़ी है? देखिए, सीपीसी जो है हमारी टेरिटरी से निकलता है। हाँ, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमारी टेरिटरी है। तो जो सीपीसी है, जो उसके अलाइनमेंट है वो हमारी टेरिटरी में से है, तो हम उसके स्टेक होल्डर हैं उसमें। तो आज कब्जा उस पर पाकिस्तान का है, लेकिन टेरिटरी तो हमारी है, वो इंडिया की टेरिटरी है। तो ये हमें समझना चाहिए कि तो चाइना बड़ा सेंसिटिव है उसमें, तो इसलिए वो प्रेशर पॉइंट्स लगाएगा। प्रेशर पॉइंट्स तो कहाँ मिलते हैं? अरुणाचल में मिलते हैं प्रेशर पॉइंट्स कहाँ मिलते हैं? यूएन में मिलते हैं। अभी आप देखिए पिछले 10 साल में मेरे ख्याल से 10 या 11 बारी उन्होंने वेटो किया है जी। उसमें से 2 बारी तो टेररिस्ट के अगेंस्ट है, यूएन रेजोल्यूशन 1267 में। तो ये प्रायोरिटी, वैसे चाइना कभी वेटो करता नहीं है, और अधिकतर यूएन में चाइना और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो म्यूचुअल हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं हमारे। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे कंसर्न म्यूचुअल हैं। लेकिन इस बारी जो टेररिज्म का मामला है जहां पर, तो उन्होंने पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट किया है। और पिछले 10 साल में 2 बारी तो हमारे अगेंस्ट, मतलब टेररिस्ट के अगेंस्ट हो गया, उन्होंने अपने आइसोलेट किया। बाकी चारों देश जो थे वो इंडिया के साथ थे। तो ये देखिए अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं वो, उनको पाकिस्तान सपोर्ट करना है, इस बारी उनको अपने इंटरेस्ट भी देखना है। और साथ में इकोनॉमिक कंपटीशन भी आ गए हैं अभी। इंडिया में सब कहते हैं कि चाइना को जो गुड्स आते हैं उसको बाइकॉट करो। वो एक नया भी चल पड़ा है। जिस तरह का रिएक्शन चीन की तरफ से आ रहा है वो भी उसका एक बड़ा कारण हो सकता है। पर प्रोफेसर सोमन सिंह जी, इसमें एक विवाद है। भारत ने जिस तरह से जवाब दिया, भारत ने रिचर्ड वर्मा को लेकर कहा कि वे भारत का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, और भारत सरकार ने उनको वहां जाने के लिए इजाजत दी। दलाई लामा को लेकर भी भारत ने जिस तरह की प्रतिक्रिया जताई है कि भाई वो भारत के मेहमान हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो अरुणाचल भी जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो आपको लगता है भारत का ये जवाब जो है ये पर्याप्त है, या फिर आपको लगता है भारत को और तरीकों से भी जो है जवाब देने की जरूरत है? मुझे लगता है कि जहाँ तक दलाई लामा का सवाल है, वो 2009 में भी वहाँ गए थे, उसमें कोई नया नहीं है, ना हमारे जवाब में कुछ नया है। पर रिचर्ड वर्मा का वहाँ जाना बिल्कुल नया इशारा है एक अमेरिका की तरफ से कि वो भारत के साथ खड़ा होगा इस क्लेम को वैलिडेट कराने के लिए। और सबसे बड़ी समस्या बीजिंग में यही होती है कि भारत अमेरिका के साथ कितना जुड़ रहा है। भारत का जो प्रभाव है वो बदल जाता है अमेरिका के जुड़ने की वजह से। वो चाहे साउथ चाइना सी की बात हो, यहाँ से जुलाई 12 को एक आर्बिट्रेशन जजमेंट आया कि उनका वहाँ कोई क्लेम नहीं है साउथ चाइना सी में, वो बहुत ही उनके लिए एक इमोशनल इशू है, एक सेंसिटिव इशू है, और अमेरिका ने दबदबा बनाया उस इशू को लेकर। और बहुत सी चीज़ें उसके बाद हुई, जैसे हमारे आपस में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को लेकर या अजहर मसूद को लेकर कुछ तनाव बना हुआ है। तो अब जो आपने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि कम से कम धमकी नहीं तो तलखी नजर आती है, तो उसकी वजह यह है कि बहुत सी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं। आप देखें कि यहाँ भी जब वो ब्रिक्स सम्मेलन में आए थे हमारे यहाँ गोवा में, तो हमारे प्रधानमंत्री ने टेररिज्म पर बात करने की कोशिश की, पर उसमें चीन का रवैया बिल्कुल अलग रहा, यहाँ तक कि रूस का भी रवैया अलग रहा। तो उस माहौल में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध काफ़ी तनाव में पहले से ही हैं, तो मुझे लगता है कि चीन के साथ इस वक्त हमें
संयम बरतने की जरूरत है। इस वक्त हमें उसको एस्केलेट करने की जरूरत नहीं है। जी। और जो हमारी स्टैंडर्ड आंसर हमेशा से रहा है कि ये भारत की भूमि है और उसमें दलाई लामा तो धार्मिक नेता हैं ही, वो जब चाहें जहां चाहें जा सकते हैं। पर रिचर्ड वर्मा का वहां जाना एक संकेत है, वो चीन समझता है और उसका समझना हमारे लिए काफी है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि भारत की जो प्रतिक्रिया थी एक तरह से संतुलित थी और भारत को इससे ज्यादा प्रतिक्रिया जताने की जरूरत नहीं, आप ये मानते हैं? क्योंकि उनका जाना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है, इसलिए हमें कहने की जरूरत नहीं कहने है। की जरूरत नहीं है। और दलाई लामा भी जाएंगे तो वो जाएंगे ही, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आप सहमत है इस बात से रानडे साहब की भारत की जो प्रतिक्रिया रही संतुलित है और इससे ज्यादा एस्केलेट करने की कम से कम भारत को जरूरत नहीं? हाँ, भारत ना कोशिश कर रही है एस्केलेट करने की, पर ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान की जो संबंध है वो बहुत ही घनिष्ठ हो गए हैं और पिछले 2-2.5 मतलब खास तौर पे अप्रैल 2015 से बहुत ही घनिष्ठ हुए हैं और वो मतलब अभी ऑलमोस्ट एक डायरेक्शन से हमारे लिए खतरा बन रही है। तो हमें ऐसा देखना चाहिए कि ये नहीं है कि अब चीन अलग है या पाकिस्तान अलग है। चीन जो है, जैसे जनरल भाटिया साहब ने भी कहा, ग्वादर पे कब्जा कर रही है, नॉर्दर्न एरियाज में कब्जा कर रही है। सीपीईसी जो है वो हमारी टेरिटरी के थ्रू जा रही है, तो हम वो कम से कम तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, चीन भी मानती है। तो अरुणाचल में अगर हम करें ऐसे तो फिर चीन क्या करेगी? तो मेरे ख्याल से जो अमेरिकन एम्बेसडर गए वो तो खैर जहां मर्जी जा सकते हैं, वो चेन्नई जाते हैं तो चीन आवाज नहीं करती है, तो यहां जाने से क्यों करें? तो दलाई लामा भी वैसे जा रही है, पर इन दोनों में सिग्नल्स भी हैं, इशारे भी हैं। तो ठीक है, इशारा बहुत है, वो समझ जाएंगे, पर उनको ये भी पता है कि जो 15 अगस्त को जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बलूचिस्तान के बारे में बात कहा, वो भी एक इशारा है, बिल्कुल वो भी एक इशारा है कि सीपीसी जो है आपका वो फ्रेजाइल है। तो उनको भी जरूरत है हमारे साथ बना के रखने की, दोस्ती बना के रखने। तो मेरे ख्याल से दोनों ही साइड देख रहे हैं, दोनों ही साइड टेस्ट कर रहे हैं केक को। पर जो मैं देख रहा हूं जिस तरीके से ये चीन और पाकिस्तान की जो मिलन हो रही है, उसमें हमें जरा सावधान चौकन्ना रहने की जरूरत है। जिस तरह से पाकिस्तान और चीन जो है मिल रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो रानडे साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि दोनों शायद एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब इस टेस्टिंग इसमें भी मामले में भी अगर देखें तो चीन जो है वो ज्यादा एग्रेशन में दिखाई देता है। क्या है अब जो चीन की जिस तरफ से बयान आए हैं, क्या इस पर भारत को किस तरह से और आगे बढ़ने की जरूरत है, कैसे संतुलन बनाने की जरूरत है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या ही? सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे। परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। पढ़ने लिखने खेलने के दिन मजदूरी में गवाए, शाम को लौटूं तो बापू पूछे कितने पैसे कमाए। कितना अच्छा होता जो मैं स्कूल जाता, लिखता, पढ़ता, लौटता तो बापू पूछता बोलो क्या सीख कर आए। आपके बच्चों की आंखों में एक सपना है जिसे शिक्षा ही सच कर सकती है, मजदूरी नहीं। 14 वर्ष से कम उम्र में बाल श्रम करवाना कानूनन अपराध है। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स।
प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। इंडिया फर्स्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के तलख रवैये और उसके बाद भारत ने जिस तरह से इस पर रिएक्शन दिया, भारत ने जिस तरह से दो टूक चीन को जवाब दिया, उसी संदर्भ में बात कर रहे हैं। कैसे ये मामला आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़े हुए हैं। जयदेव रानडे साहब जो कि चीन के मामलों के एक्सपर्ट है, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया साहब जो कि डीजीओ में रह चुके हैं, और प्रोफेसर स्वरण सिंह जेएनयू से हमारे साथ तीनों जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया साहब, ब्रेक पे जाने से पहले रानडे साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि दोनों देश शायद टेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, सिग्नल से एक तरफ से जा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो चीन का एक बयान है, मैं उसकी तरफ खास करके आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। चीन ने जैसे कहा कि सीमा पर शांति भंग हो सकती है, और इस बीच हमने देखा पिछले कई दिनों में, पिछले 1-2 सालों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का किस तरह से कई बार खबरें आई कि चीन की तरफ से उल्लंघन हुआ, इस तरह से चीजें। तो ये एग्रेशन क्या आपको लगता है कि सीमा पर थोड़ी सी जो तनाव जो है बढ़ा सकता है? और जो वार्ता चल रही है 19 बार बातचीत हो चुकी है, आपको लगता है उसमें कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता है ये। हाँ। क्योंकि एक तो चाइना का असर्टिवनेस बढ़ रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके कारण बहुत कुछ है जैसे पहले बताया। लेकिन आप देखिए जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उसके बावजूद भी पिछले 40 साल में वहाँ शांति रही है। लास्ट जो फायर हुआ था एंगर में, वो 1975 में हुआ था, अक्टूबर में। तो 41 साल हो गए हैं उसको, और उसमें हमारे बड़े सारे CBMs हैं और बड़े सारे एग्रीमेंट्स हैं। 5 एग्रीमेंट्स हैं और 5 प्रिंसिपल्स है पंचशील की। उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। हमारे काफ़ी उसमें इन प्लेस हैं जो हमारे एग्रीमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग मेजर से जो शांति बना सकते हैं। फ्लैग मीटिंग से लेके, हॉटलाइन से लेके और ऊपर तक जाता है हमारा जो पॉलिटिकल लेवल तक। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सिग्नलिंग चल रहा है, थोड़ा सा टसल चलता है, ये चलता रहेगा क्योंकि इंडिया एक रीजन रिस्पॉन्सिबल पावर है। लेकिन कुछ लोग आशंका जताते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर जो है सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, तो दोस्त की मदद के लिए जो है पाकिस्तान इस तरह का कोई, चीन जो है इस तरह का कोई जो है एडवेंचर करने की कोशिश ना, कुछ लोग इस तरह की आशंका जता रहे। नहीं, ऐसा तो मेरे ख्याल से जैसे मैं पहले बताया, चीन का नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सर्व होगा तभी चीन कुछ करेगा। और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर हमारे बड़े अच्छे एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ, बड़े अच्छे कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग मेजर्स हैं और बहुत सक्सेसफुल रहे हैं अभी तक। जब भी हमारे फेस ऑफ्स हुए हैं, लंबे हुए हैं, जैसे दिपसंग में हुआ या सितंबर 2014 में हुआ, हम उसको रिजॉल्व कर सके थे, अच्छी तरह रिजॉल्व कर सके थे। तो देखो उनकी तरफ से परसेप्शंस हैं LAC के, हमारी तरफ परसेप्शन LAC के, वो आते हैं अपनी परसेप्शन तक, हम अपने परसेप्शन तक जाते हैं। बॉर्डर से पेट्रोल मिलते हैं, मुठभेड़ होती है तो वहाँ फेस ऑफ हो जाता है, लेकिन हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। पाकिस्तान की बात बिल्कुल दूसरी है। LC पे देखिए सीज फायर है, लेकिन फिर भी वॉयलेशंस होते हैं। वही इंडिया है जहां पर LAC पे भी डिस्प्यूट है, उनकी तरफ, चाइना की तरफ से डिस्प्यूट है, लेकिन वहां पर हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम हम अपने बैठ के सॉल्व करते हैं, शांतिपूर्वक सॉल्व करते हैं। तो मेरे ख्याल जो अभी चल रहा है ये टेम्परेरी फेज है, ये थोड़ा बहुत सिग्नलिंग चलती रहती है, पहले भी हुआ है, लिवरेजिंग ये चलते रहते हैं। और जैसे रानडे साहब ने बताया कि अभी जो है मेन जो है, सभी पैनल ने बताया कि जो चाइना है वो इंडिया को देख रहा है कि USA के साथ मिल रहा है, और साउथ चाइना सी में हमने क्या किया, तो उसके साथ भी थोड़ा लिंक कर रहे हैं। पर प्रोफेसर स्वरण सिंह साहब, आप इसको कैसे देखते हैं कि जैसे जनरल साहब ने कहा कि टेम्परेरी फेज है, और साथ साथ मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हमने बलूचिस्तान की बात तो करी, थोड़ा सा ट्रबल वहाँ पर बड़ी, बेचैनी बढ़ी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई तिब्बत के मुद्दे को हमने जिस तरह से छोड़ दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया, वो जो है वो शायद हमारा सही फैसला नहीं था, क्योंकि चीन का एग्रेशन उसके बाद लगातार बढ़ा है। पहले तो 2 चीज़ें जानना जरूरी है कि एक ये कि चीन का लिवरेजेस जो हैं उसके बहुत से कारण हैं उसके पीछे, किस तरह का वहाँ पॉलिटिक्स है, उनकी इकोनॉमिक पावर हमसे 3 या 4 गुना बड़ी है, उनका लिवरेजेस हमसे ज़्यादा है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जब एक एलिमेंट में तलखी बढ़ती है उसका मतलब नहीं कि पूरा रिश्ता ख़राब हो गया। आप देखें कि ठीक इसी वक्त इस साल, ये पहला साल है 70 वर्ष भारत की आज़ादी में, 3 बार ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही हैं इस साल में। एक तो 6 फरवरी और 19 सितंबर को हुई चुशूल सेक्टर में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पहले चीन की तरफ, अब भारत की तरफ। अब अगले माह फिर होने वाली है पूना में, तो वो भी साथ साथ चल रहा है। अभी पिछले 4 दिनों में खबरों में कम आती है। अभी पिछले 4 दिनों में वहाँ की 17th पार्टी कांग्रेस का 6th प्लेनम का मीटिंग हुआ 4 दिन में, करीब 400 नेता, बड़े नेता उसमें मिलते हैं। उन्होंने शी जिनपिंग को कोर
नेता डिक्लेयर किया है, तो उनकी जो पहले से ही इतनी प्रभावशाली व्यक्तित्व वहां है, उसमें और एक तरह से लेजिटिमाइज कर दिया गया उसको। तो क्या है, ये एंडोर्समेंट है कि उनकी जो असर्टिव फॉरेन पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसको पूरा देश पीछे से उनका सपोर्ट कर रहा है। तो ये पूरा माहौल ऐसा है, उसमें उनका वो असर्टिवनेस हर स्टेटमेंट में नजर आता है, जाहिर है इस स्टेटमेंट में भी नजर आएगा। तो वो चीन का पूरा बदलता जो एक रुख है इस तरह से विदेश नीति को लेकर, उसमें भारत भी एक पड़ोसी देश है जिनके बारे में जब वो बात करते हैं तो थोड़ी तलखी नजर आती है। पर मैं फिर से कहूंगा कि क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिश्ते इस वक्त हमारे तलखी में है एक तरह से, तो दूसरा फ्रंट हमें खोलने की जरूरत नहीं है। जो संकेत हमने दिया है वो बहुत भारी है और बहुत अच्छे से समझता है चीन उसको, इसमें ज्यादा कहने की और जरूरत नहीं, मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं है। और रिचर्ड वर्मा का जाना अपने आप में, जैसे कह बहुत अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत था। पर राणा साहब, एक बात और है कि चीन ने, अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने एक बार फिर से बार बार ये बात कही है कि एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर वो बिल्कुल अड़ा है और वो चाहता है कि भारत उसका हिस्सा बने। और यहाँ पे हम देख रहे थे कि दोनों के बीच एक टसल, एक तरह के, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका जिस तरह से भारत के नजदीक आ रहा है, चीन में उसका रिएक्शन उस तरह से हो रहा है। तो आपको लगता है कि अरुणाचल और एनएसजी भी एक बड़ा फ्रंट हो सकता है जिस पर ये तलखी देखने को मिलेगी? देखिए, जहाँ एनएसजी का सवाल है, ये जरूर है कि चीन हमको एडमिट नहीं करना चाह रही थी, हमें बाहर रखना चाह रही थी। पर मेन मैसेज जो मेरे ख्याल में है, मेन मैसेज अमेरिका को था कि तुम्हारा जो स्टेट तुम स्पॉन्सर कर रहे हो, हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं और हम ब्लॉक करेंगे, क्योंकि अमेरिका की जो ताकत थी वो आजकल उतनी ताकत नहीं है जितनी पहले थी। तो चीन वैसे अपना स्ट्रेंथ अमेरिका को दिखा रही। दूसरी बात रही कि हमें हमारी राइज जो है वो ब्लॉक कर रही थी, और तीसरी कि इंडिया और पाकिस्तान को बराबर में रखना चाह रही। तो मेरे ख्याल से एक वो है। दूसरा रही बात अपने अमेरिकन एम्बेसडर को अरुणाचल जाते हुए, इसमें मैं एक कॉशन के तरफ से कहूँ कि वो अरुणाचल जरूर गए हैं, पर कश्मीर के तरफ उन्होंने कुछ इशारा नहीं दिखाया है उसी तरीके से जैसे उन्होंने यहाँ किया है। तो वो भी हमें मद्देनजर में रखना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अगर हमारे ताल्लुकात चीन के साथ और थोड़े टेंशन में आ जाए या स्ट्रेस में आ जाए, तो हमें जो है प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व करना पड़ेगा, अमेरिका नहीं आएगी। बिल्कुल। तो वो हमें ख्याल में बिल्कुल। बहुत संक्षेप में, एक जनरल भाटिया साहब, आर्मी जो है वो अपना काम करती है, लेकिन इस वक्त जो है कहे तो जो देश का एक आम हिंदुस्तानी है वो भी एक तरह से आर्मी की तरह से जो है जिस तरह से मैदान में उतरा हुआ है, चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है। 40% जो है सेल कम लगातार दिख रही है बाजारों में, और चीन इस पर रिएक्ट कर रहा है। तो इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, फौज तो भारतीय फौज है और भारत को सपोर्ट कर रहे हैं सब फौज, लेकिन ये एक माहौल सा पैदा हो गया है और अच्छा है कि हम अपने प्रोडक्ट यूज करें। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जरूरी है। तो चाइनीज प्रोडक्ट्स आ गए, पहली बात तो लोगों को शंका है वो प्रोडक्ट काम करेगा नहीं करेगा, उसकी क्वालिटी में शंका है, वो भी है उसमें। सस्ता जरूर है लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट है, मतलब चल गया तो चल गया, नहीं चला तो बिल्कुल नहीं चला। तो वो सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। और चाइना को इस चीज ने कि हमने बाइकॉट कर रखा है, कहीं इनफॉर्मल बाइकॉट है, फॉर्मल बाइकॉट नहीं है, सरकार की इनफॉर्मल बाइकॉट है। लोगों ने बोला ठीक है, हाँ लोगों ने स्वतः और ये होना ही था, आज नहीं तो कल होना था, बिकॉज क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। आज में अफोर्ड कर सकते हैं, काफी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो करते हैं वो, तो इसमें सपोर्ट तो है ही। और हमारी जो पब्लिक है वो तो हमेशा भारतीय फौज को सपोर्ट करती है, और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ भारतीय फौज को सपोर्ट करने के लिए। और ये भी एक कारण है कि चाइना जो है इस मसले पे भी बौखलाया हुआ है। हालांकि सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन लोगों ने जिस तरह से रिएक्ट किया है वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प एक उदाहरण है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। तो अरुणाचल के मसले पर फिलहाल जो है मामला, भारत ने जो रिएक्ट किया है वो अपने आप में पर्याप्त दिखता है, लेकिन भारत को थोड़ा सा जो है सतर्क रहने की भी जरूरत है। लेकिन बैलेंसिंग एक्ट, एक संतुलन बनाने की भी जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ संबंध जिस तरह से जिस दौर में है, तो जाहिर तौर पर भारत नहीं चाहेगा कि कोई और नया फ्रंट भारत खोले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया फर्स्ट में। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।